नमस्कार। विद्या भारती राजस्थान आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 1, रिश्तों की समझ। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ में परिवार और पारिवारिक सदस्यों के रिश्तों, आपसी रिश्तों के बारे में हमने समझा था और परिवार कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में समझा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में समझा। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ेंगे, आज का अधिगम बिंदु है एकल परिवार बनने का कारण। दूसरा बिंदु है गोद लेना। तीसरा बिंदु आनुवंशिक वंशानुगत लक्षण। तो आज की इस अधिगम बिंदु के अनुसार अपना पहला बिंदु है वो है एकल परिवार बनने के कारण। हमने पहले समझा था कि संयुक्त परिवार में लोग की संख्या अधिक होती थी। उसमें दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ सब एक साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों है वो एकल परिवार बनना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार को छोड़कर कहीं शहर में जाना पसंद करते हैं या अपने माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं। तो आइए हम इन कारणों को समझते हैं। पहला बिंदु है रोजगार या व्यवसाय की तलाश हेतु शहरों में जाना। गांव में कोई काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, कोई प्रकार का व्यवसाय नहीं चल सकता, तो लोग शहर में जाकर अपना रोजगार व्यवसाय करना पसंद करते हैं और वहाँ जाकर कोई मकान बनाकर या मकान किराए का लेकर रहते हैं। तो पहला बिंदु हुआ रोजगार या व्यवसाय की तलाश हेतु शहर में जाना। अगला दूसरा बिंदु है उच्च शिक्षा हेतु गांव से शहर जाना। गांव में, छोटे गांव में या तो 8वीं तक स्कूल होता है या 10वीं या 12वीं तक का विद्यालय होता है। कुछ बड़े गांव होते हैं तो 10वीं 12वीं तक का होता है, लेकिन 10वीं 12वीं की पढ़ाई करने के बाद बालकों को उच्च शिक्षा हेतु अपना गांव छोड़कर शहर में जाना पड़ता है। तो उनके माता पिता अपने बालकों को लेकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहर में जाकर रहते हैं और बालकों की शिक्षा व्यवस्था करते हैं। तो दूसरा बिंदु हुआ उच्च शिक्षा हेतु गाँव से शहर जाना। तीसरा बिंदु शहरों में घर का छोटा होना। हम देखते हैं कि शहर में दूर से हमें मकान बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो मकान बाहर से अपने को बड़े दिखाई दे रहे हैं, अंदर से छोटे छोटे मकान हैं। उस मकान में अंदर कई परिवार रहते हैं, कई फ्लैट होते हैं, उसमें 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल होते हैं। उसमें 10, 20, 30 ऐसे परिवार रह सकते हैं। ऐसी क्षमता के मकान बनाए होते हैं जिसमें 1-2 छोटे से कमरे, एक किचन, सुविधाएँ, इतना सा पोर्शन होता है। और इन छोटे मकानों होने के कारण अधिक संख्या उसमें नहीं रह पाती है, अतः वो इन छोटे छोटे घरों में एकल परिवार के रूप में रहते हैं। अगला अपना है परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, लेकिन रहने के लिए वहाँ स्थान कम है। 2 ही कमरे हैं, एक किचन है, छोटा सा पोर्च है, बस सुविधाएँ इतना सा ही है। लेकिन उसमें 10-20 लोग, 10-12 लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण अपना अलग से जगह लेकर वहाँ अपना नया मकान बनाकर वहाँ रहते हैं। अपने आसपास भी देखा होगा कि जो एक परिवार, उसमें चाचा चाची, ताऊ ताई आदि और बड़े भाई छोटे भाई साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मकान बनाकर अलग अलग रहने लग जाते हैं। अगला है आदतें व व्यवहार का अलग अलग होना। परिवार में सदस्य अधिक होते हैं तो उनकी आदत और व्यवहार भी सब के अलग अलग होते हैं और उस आदत व्यवहार के कारण ही वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं। अगला आर्थिक स्थिति व आय व्यय की क्षमता में अंतर होना। किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो
उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। परिवार में किसी को अच्छी नौकरी मिल गई तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और उनकी आर्थिक कमजोरी और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उसके आय और व्यय करने का जो क्षमता अलग अलग हो गई, और उसके कारण उसमें आपसी झगड़े होते रहते हैं कि आप अधिक कमाते हो, आप कम कमाते हो, और उसके कारण आपसी कलह रहती है। तो लोग अपना अलग अलग मकान बनाकर रहना पसंद करते हैं। अगला बिंदु है त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव। पहले लोग संयुक्त परिवार में एक साथ मिलकर के त्योहारों को बड़े रूप में मनाते थे, लेकिन आजकल समय का बदलाव होने के साथ साथ त्यौहार के मनाने के तरीकों में भी बदलाव आ गया है। आज एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से फंक्शन नहीं मनाना पसंद नहीं करते हैं। वो एकांत में अकेले रह करके अपना छोटा सा प्रोग्राम कार्यक्रम करके ही त्यौहार मनाने के पसंद करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एकल परिवार बनने के कारण, जिसमें रोजगार व्यवसाय की तलाश हेतु शहर में जाना, उच्च शिक्षा हेतु गाँव से शहर जाना, शहरों में घर का छोटा होना, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना, आदतें व व्यवहार का अलग अलग होना, आर्थिक स्थिति, आय व्यय की क्षमता में अंतर, त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव होना, इन कारणों से आज संयुक्त परिवार एकल परिवार बन रहे हैं। अगला आज का अपना दूसरा टॉपिक है गोद लेना। ऐसा परिवार या ऐसी दंपति जिनके भगवान की मेहरबानी नहीं होती है और उनके बच्चा नहीं होता है, तो वह दंपति अपने परिवार के नज़दीकी रिश्तेदारों से या अन्य के बच्चे को अपने पास रखकर उसको अपना बच्चा समझकर अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करते हैं। तो आइए उस परिभाषा को समझते हैं। गोद लेना किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहते हैं। कानूनी प्रक्रिया अपना करके उस बालक को अपना बनाते हैं और फिर अपना बालक मानते हुए अपने साथ उसको रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। इसे गोद लेना कहते हैं। और अगला तीसरा बिंदु आज का अपना है आनुवंशिक वंशानुगत लक्षण। हम देखते हैं कि परिवारों में किसी बालक का या अपने पिताजी का या मम्मी का चेहरा अपने परिवार के किसी रिश्तेदार से मिलता है। किसी का चेहरा मिलता है, किसी की नाक मिलती है, किसी की आँख अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसी होती है, किसी के बाल उनके किसी सदस्य जैसे होते हैं, और किसी की आदतें या उनके चाल चलन या बात करने का तौर तरीका है वो भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। तो इसको हम समझेंगे आनुवंशिक वंशानुगत लक्षण। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो हमें माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के से मिले हैं, उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और उन लक्षणों के कारण ही हम परिवार के अन्य सदस्यों से उनके लक्षण मिलते रहते हैं। तो ऐसी एक सारणी अपनी पुस्तक में भी आई है। आप सब भैया बहन अपनी पुस्तक में देखेंगे और इस पुस्तक में दिया हुआ है। इस सारणी को आप अपनी पुस्तक में भर सकते हैं या कॉपी में भी अपन इस सारणी को बना सकते हैं और उसमें जो लिखा हुआ है वो सब भर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है चेहरा, तो चेहरा किसके जैसा है। फिर आँख किसके जैसी है, आँख अपने पिताजी जैसी है या बहन जैसी है। नाक अपना नाना जी जैसा है। बाल अपने चाचा जी के जैसे है। कान कैसे हैं, कान अपने परिवार के रिश्तेदार से मिल रहे हैं। रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, कैसा है, वो परिवार के किस सदस्य से मिल रहे हैं। ऐसी अपन सारणी भी
तो इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशानुगमन कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। बच्चों का लक्षण है, माता पिता से बच्चों में आ गया और बच्चे और बड़े होकर जब शादी विवाह के बाद उनके बच्चे होते हैं तो उनके लक्षण अपने बच्चों में आ जाते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। तो हमने समझा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए दो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अनेक शोध किया, प्रयोग किए और उसके आधार पर सिद्ध करके बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण है वो आगे से आगे पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या सिद्ध किया देखते हैं अपन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों को उगाया, फिर उनके बीज तैयार होने पर उन बीजों को उगाया, फिर उनके बीजों को तैयार होने पर उनके बीजों को उगाया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीजों को उगाने पर उनके जो लक्षणों में परिवर्तन आया, उसके आधार पर उन्होंने वंशानुगत के नियम का प्रतिपादन किया, इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्होंने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे और इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। इस आधार पर उन्होंने वंशानुगत के जो शोध पत्र लिखे, अलग अलग शोध किए, उसके आधार पर उसको फिर वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी और वंशानुगत नियमों का निर्धारण और प्रयोग, शोध पत्र आदि अनेक प्रयोग करके अपने को सिद्ध किया कि लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। अब हमने समझा कि मनुष्य में तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का गमन होता है। क्या ये नियम जीवों में लागू होता है? तो जैसे गाय का बछड़ा आपने देखा होगा, गाय के जैसा होता है और गाय अपने बछड़े को बहुत बड़ी भीड़ में भी अपने बच्चों को पहचान लेती है। इस प्रकार जीवों भी अपनी माता पिता के लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण हैं वो माता पिता से हट करके होते हैं। इसलिए पीढ़ी दर लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गमन करता है। तो आज के इस पाठ में इतना ही। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या समझा। आज की इस वीडियो में हमने सीखा एकल परिवार बनने का कारण है, गोद लेना, आनुवंशिकी या वंशानुगत लक्षण है और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये सीखा। अभी इसे आज के शिक्षण के अनुसार मैं आपको गृह कार्य देता हूँ। उस गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में ठीक से सुलेख में लिखेंगे और याद करेंगे। आज के अपने इस पाठ के आधार पर आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है। जो आपको वीडियो की शुरुआत में कारण लिखे थे उन सब को पढ़कर लिखना है।
गोद लेना किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा आपको समझाई थी। आनुवंशिकी वंशानुगत लक्षण किसे कहते हैं, वंशानुगमन किसे कहते हैं, आनुवंशिकी आनुवंशिकता के जनक कौन है, जो पूर्व में अभी आपको बताया ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। डॉक्टर गोविंद खुराना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर गोविंद खुराना ने अनेक शोध पत्र लिखे, उसके उपलक्ष्य में उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आज का यह गृह कार्य है, अपनी कॉपी में सुलेख में सुंदर लिखेंगे। आज के पाठ में इतना ही। सभी को नमस्कार।